गुड मॉर्निंग जय हिंद दोस्तों। सभी का स्वागत है M2M क्लासेज में। और 2 दिसंबर की महत्वपूर्ण सुर्खियां, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर के मैं आ गया हूं। अब देर ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करने वाला हूं। देखो, इसमें पहली न्यूज़ है आपके सामने कि कोप 28 का आयोजन किस देश में हो रहा है। महत्वपूर्ण समाचार है, महत्वपूर्ण न्यूज है, याद कर लेना। कोप से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना अधिकतर बनी रहती है। इसे कोप 28 को समझने से पहले बता दूं कि कोप 27 का जो आयोजन हुआ तो मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। कहाँ पर? मिस्र के शर्म अल शेख में। और उससे पहले कोप 26 का आयोजन हुआ था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ठीक है, तो देखो अब कोप 28 का आयोजन हो रहा है यूएई में। यूएई के दुबई में हो रहा है कोप 28 का आयोजन। इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं कि देखो, ये जो आयोजन चलने वाला है 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक चलने वाला है। 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक और दुबई में हो रहा है ये आयोजन। और ये कोप 28 के बारे में भी जानते हैं कि कोप 28 क्यों होता है, क्या है ये, क्या नहीं है। इसके बारे में ये भी बता दूं कि कोप 28 संयुक्त राष्ट्र की जलवायु के मुद्दे पर ये बैठकें करता है। जलवायु से संबंधित इसमें बैठकें होती हैं और उसी के बारे में उसमें मुद्दे उठाए जाते हैं, उसका सॉल्यूशन किया जाता है और लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। अब देखो, कोप 28 का मतलब देखो, कोप 28 का भी मतलब है आपके सामने कि इसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कोप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और इसमें कुल सदस्य देश जो हैं 192 पार्टीज, या फिर ऐसे कह सकते हो 192 सदस्य देश इसमें शामिल हैं कोप में। और इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया था 1995 में बर्लिन में। कहाँ पर? बर्लिन में हुआ था 1995 में। कोप की पहली बैठक हुई थी 1995 में। तो उससे फिर लगातार ये हो रही हैं जब से, फिर अब ये 2023 में 28वीं बैठक है इसकी। अब देखो, कोप को पढ़ लिया, अब UNFCCC के बारे में भी जान लो कि UNFCCC का मतलब क्या है। पहले तो ये देखो कि UNFCCC जो होता है इसका फुल फॉर्म है, ये भी पूछी जाती है एग्जाम में, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो, एग्जाम में देखा होगा UNFCCC की फुल फॉर्म अधिकतर कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है, ये जो ऑन है, ऑन की जगह पे या तो टू लिखा आता है या फिर फ्रॉम आता है। तो इसे याद कर लेना अच्छे से कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी ऑन होता है इसमें। अब देखो, यह जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए विकसित एक अंतर सरकारी संधि है। यानी जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान इसी में ढूंढा जाता है और उसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, तो विकसित एक अंतर सरकारी संधि है ये। अब देखो, UNFCCC का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य जलवायु प्रणाली के साथ साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को भी रोकना है। यानी UNFCCC का जो मुख्य उद्देश्य है जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना है। और देखो, ये कुछ महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है जो 2023 में हुए हैं, वो भी देख लो एक नज़र में आपके सामने है कि वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है बकिंगम शायर, ये यूके में पड़ता है, बकिंगम शायर उसमें हुआ है ये यूके में। और विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का ये जर्मनी की बर्लिन में हुआ है। इसका विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर? जर्मनी के बर्लिन में। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, ये मुंबई में। G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। G20 सदस्यीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन मुंबई में। और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक 2023 में कहाँ पर? कोलंबो में, श्रीलंका के कोलंबो में हुई है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक 2023 में। अब देखो, इस सम्मेलन, इसी के बारे में बता रहा हूँ अभी कि जो ये कोप 28 है, इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, UAE गए हैं। और 1 दिसंबर को दुबई में होने वाली कोप 28 की वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शामिल होंगे। और इसके अलावा वो कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ठीक है, तो याद रखना, भारत की तरफ से भारत के PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। अब देखो, आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि PM नरेंद्र मोदी ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर के कितनी करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है।
यानी पीएम मोदी के द्वारा जन औषधि केंद्रों की संख्या को 10,000 से बढ़ाकर कितनी करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो याद रखना, इसकी जन औषधि केंद्रों की संख्या प्रधानमंत्री के द्वारा 25,000 करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि पीएम मोदी ने देश भर में सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने वाले जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लो, आपके सामने है कि भारत सरकार ने बायोगैस सम्मिश्रण योजना का अनावरण किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन 2024 की अध्यक्षता करेगा, ये समझ लो करेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन 2024 की अध्यक्षता करेगा। और पर्यटन मंत्रालय ने शिलोंग मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया है। किसने? पर्यटन मंत्रालय ने मेघालय के शिलोंग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया है, पर्यटन मंत्रालय ने। अब देखो, पीएम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के एक कार्यक्रम में भाग लिया, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के एक कार्यक्रम में। देखो, तीसरी न्यूज है आपके सामने कि ओपन एआई के फिर से सीईओ कौन बने। देखो, अभी ये न्यूज है 18 नवंबर से ये न्यूज चर्चा में है कि जैसे ओपन एआई के पहले सीईओ थे ये सैम अल्टमैन थे, और फिर इनको ओपन एआई से सीईओ पद से इन्हें 18 नवंबर को हटा दिया था। तो फिर उसके और कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी कि उन्हें बुलाओ, नहीं तो फिर हम भी हटेंगे। तो इसी वजह से फिर उन्हें वापस बुलाना पड़ा है। तो याद रखना, ये दोबारा से ओपन एआई के सीईओ बने हैं सैम अल्टमैन। कौन? सैम अल्टमैन बने। और जानते हैं इसके बारे में कि ओपन एआई के को फाउंडर हैं ये सैम अल्टमैन, और इनको कंपनी के सीईओ के तौर पर वापसी हो गई है या दोबारा से बनाया गया है सैम अल्टमैन को ओपन एआई का। 18 नवंबर 2023 को उन्हें बोर्ड ने कंपनी से निकाल दिया था, यानी 18 नवंबर को निकाल दिया था। अब ओपन एआई के बारे में जान लो कि ओपन एआई एक अमेरिकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान संगठन है। और चैट जीपीटी और GPT-4 ओपन एआई के द्वारा ही विकसित किए गए हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि चैट जीपीटी के बारे में भी पढ़ा होगा आपने। चैट जीपीटी और चैट GPT-4 ओपन एआई के द्वारा ही विकसित किए गए हैं। अब देखो, ओपन एआई के बारे में और जान लो कि इसकी स्थापना की गई थी 10 दिसंबर 2015 को, और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में। ओपन एआई की स्थापना 10 दिसंबर 2015 को, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, यूएसए में। और इसके अध्यक्ष हैं इस टाइम ब्रेट टेलर। ओपन एआई के अध्यक्ष कौन है? ब्रेट टेलर। और सीईओ अल्टमैन। अब देखो, चौथी न्यूज है आपके सामने कि UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखना, इसको दिया गया है अब्दुल्लाही मायर को। किसको? अब्दुल्लाही मायर को दिया गया है ये UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023। इसके बारे में और देखो कि ये पत्रकार और पूर्व सोमाली शरणार्थी अब्दुल्लाही मायर, जो सोमालिया के हैं, को विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने वाले उनके काम के लिए UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 दिया गया है। और अब्दुल मायर ने केन्या में विस्थापित बच्चों और युवाओं के हाथों में 1 लाख किताबें सौंपते हुए शिक्षा के अधिकार की वकालत की थी। याद रखना, इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने केन्या में जो विस्थापित हो गए थे बच्चे, एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे या भेजे गए थे, तो उनको 1 लाख पुस्तकें सौंपते हुए शिक्षा के अधिकार में महत्वपूर्ण वकालत की थी। इस वजह से ये पुरस्कार दिया गया है इन्हें।
अब देखो यूएनएचसीआर नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार के बारे में जान लो कि यह पहला यूएनएचसीआर नॉनसेन पुरस्कार 1954 में दिया गया था और यह पुरस्कार शरणार्थियों के समर्थन में उनके काम के सम्मान में स्थापित किया गया था। अब देखो 2023 के प्रमुख पुरस्कार हैं कि IFFI गोल्डन पीकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह दिया गया एंडलेस बॉर्डर्स को। और स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये चुना गया है इश्वाक सिंह को। और 2023 का जेसीबी पुरस्कार ये पेरुमल मुरुगन को दिया गया है, ये भी पूछा जाता है, याद रखना जेसीबी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। अब ये देखो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं आपके सामने 2023 के कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक है 67वीं। वैश्विक शांति सूचकांक में 2023 में भारत की रैंक है 126वीं। विश्व निवेश रिपोर्ट सूचकांक में 7वीं रैंक है भारत की। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 64वीं रैंक है भारत की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111वीं, इससे पहले 107वीं थी। दुनिया के सबसे अमीर शहर मुंबई, जो दुनिया के सबसे अमीर शहर हैं उसमें भारत का सबसे अमीर शहर है मुंबई और दुनिया में ये 21वें नंबर पर है और दिल्ली है 36वें नंबर पर। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3रा स्थान है भारत का। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान है 77वां। और फ्रीडम हाउस इंडेक्स में ये स्थान है भारत का 66वां, फ्रीडम हाउस इंडेक्स में। अब देखो 5वीं न्यूज है आपके सामने, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2024 में भारतीय एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पर भेजेगी, तो याद रखना ये स्पेस एजेंसी है अमेरिका की नासा। ये भारतीय एस्ट्रोनॉट को 2024 में स्पेस स्टेशन पर भेजेगी। और जानते हैं इसके बारे में, देखो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा और यह भारतीय एस्ट्रोनॉट को अगले साल यानी 2024 में स्पेस स्टेशन पर भेजेगी। एस्ट्रोनॉट का चयन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो करेगा। जो भारतीय जाने वाला है एस्ट्रोनॉट उसका चयन करेगा भारतीय जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, वो करेगा, याद रखना। और इसरो की स्थापना हुई थी 19 अप्रैल 1969 को। देखो नासा एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग में सहयोग करेगा। भारत दौरे पर आए नासा के चीफ बिल नेल्सन ने इसकी घोषणा की है। अब देखो नासा के चीफ कौन है, बिल नेल्सन, इनके द्वारा घोषणा की गई है कि नासा जो है एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग में सहयोग करेगा। और 1984 में जो भारत के राकेश शर्मा हैं रूसी यान से स्पेस यानी अंतरिक्ष में गए थे। कब गए थे, 1984 में। सबसे पहले भारतीय थे राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले, याद रखना अच्छे से। अब देखो ये तो हो गया। अब नासा के बारे में जान लो कि इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसका गठन हुआ था 29 जुलाई 1958 को और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, यानी यूएसए की राजधानी में वाशिंगटन में नासा का मुख्यालय है और इसके प्रशासक हैं बिल नेल्सन। और प्रमुख देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां हैं वो भी जान लो कि जैसे चाइना की है, चाइना की एजेंसी का नाम है स्पेस एजेंसी का चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी CNSA, ये चाइना की है। और जापान की उसकी यूरोप की है ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इंडिया की है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जापान की जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और USA की है ये USA की नासा है। और रूस की रोस्कोसमोस या RFSA रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी। अब देखो महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं हैं ये भी जान लो केंद्र सरकार की कि जनधन योजना की स्टार्टिंग हुई थी 2014 से, स्किल इंडिया मिशन की 2014 से स्टार्टिंग और मेक इन इंडिया की भी स्टार्टिंग हुई थी 2014 से।
ये जो जनधन योजना है ये वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना है, याद रख लेना। सॉरी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्टार्ट हुई थी 2015 से। जल जीवन मिशन स्टार्ट हुआ था 2019 से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019 से। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये 2020 से। पीएम मित्रा योजना ये 2021 से स्टार्ट हुई थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में 2 शहर हैं आपके सामने, सिंगापुर और ज्यूरिख। सिंगापुर और ज्यूरिख दुनिया के सबसे 2 महंगे शहर चुने गए हैं। और इसकी ये रिपोर्ट आई है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के। और इसके बारे में जानते हैं कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे के अनुसार इस साल रहने के लिहाज से सिंगापुर और ज्यूरिख संयुक्त रूप से दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं। और हांगकांग जिनेवा व न्यूयॉर्क संयुक्त रूप से तीसरे। ये जिनेवा और जो न्यूयॉर्क हैं, जिनेवा और न्यूयॉर्क ये तीसरे स्थान पर हैं। हांगकांग 5वें पर, लॉस एंजलिस ये 6वें पर, पेरिस 7वें पर और कोपेनहेगन व तेल अवीव संयुक्त रूप से 8वें स्थान पर हैं। अब देखो स्पीड से देखेंगे ये क्वेश्चन और हैं 8-10 कि किस शहर में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे का निर्माण किया जाएगा। तो ये निर्माण किया जाएगा भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे का निर्माण बेंगलुरु में। इससे पहले ये उसमें चेन्नई में थी। इसकी लंबाई होगी 287 किलोमीटर। कितनी लंबाई होगी इसकी? 287। और जो चाइना वाली है उसकी लंबाई थी 235.5 किलोमीटर, याद रखना। किस देश के लेखक पॉल लिंच को उनकी किताब प्रोफेट सॉन्ग्स के लिए बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है? प्रोफेट सॉन्ग्स के लिए बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को। तो ये आयरलैंड के हैं, याद रखना। आयरलैंड के पॉल लिंच को प्रोफेट सॉन्ग्स के लिए बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला दक्षिण एशियाई देश, तो याद रखना ये नेपाल बना है। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल और समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। किस फिल्म को 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना ये फिल्म है एंडलेस बॉर्डर्स। एंडलेस बॉर्डर्स को 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो याद रखना नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइंस बनी है इंडिगो। सॉरी क्या हो गया, याद रखना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइंस इंडिगो बनी है। भारत और किस देश ने संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका ने संयुक्त रूप से माइक्रोवेव उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। किसे UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 दिया जाएगा? अब्दुल्लाही मायर को। किस राज्य ने ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए AMA बैंक का अनावरण किया है? तो ओडिशा सरकार ने ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए AMA बैंक का अनावरण किया है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस हैं आपके सामने। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, 13 दिसंबर को राष्ट्रीय अश्व दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस और 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। याद रख लेना अच्छे से। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी?
तो याद रखना ये शुरुआत की जाएगी उत्तर प्रदेश में भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत। अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश के बीच है? तो याद रखना ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे व्यूस लॉन्च की है? इंडोनेशिया ने। किस देश ने पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है? तो रूस ने। कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह शुरू किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। सभी जिलों में हॉल मार्किंग करने वाला राज्य बना है पहला केरल। किस राज्य के बुंदेलखंड में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है? तो याद रखना ये खुलने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। सांची भारत का पहला सोलर नगर बन गया है, यह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है? तो ये असम में बनाया जा रहा है। अब देखो माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला बनी है भारत की, ये शीतल महाजन। किस राज्य की मुथमिज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है? तो ये तमिलनाडु की हैं। किसे भारतीय सेना ने पहली महिला बटालियन कमांडर के रूप में नियुक्त किया है? तो सुचिता शेखर को। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे व्यूज लॉन्च किए? तो इंडोनेशिया ने। भारत और किस देश ने आवाजाही और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और इटली ने। भारत और किस देश ने शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने। भारत और किस देश के बीच सिलहट डिवीजन के भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश। भारत और किस देश के बीच 18 मार्च को पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन की शुरुआत की जाएगी? भारत और बांग्लादेश। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक कंप्लीट होती है। कल मिलते हैं फिर 3 दिसंबर की क्लास में। बताओ कैसी लगी आपको क्लास, क्या समझ में आया, क्या कुछ नया सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में बताओ। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपकी कोई राय हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। और डेली सुबह 6:30 बजे क्लास होती है, टाइम से आ जाया करो, क्लास का आनंद लो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और एग्ज़ाम में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये समझ लो कि इससे बाहर करंट अफेयर्स शायद ही आपका जाए, 80-85% इसी से मिल जाएगा आपको। तो पढ़ते रहो आप लगातार। ठीक है, अब कल मिलते हैं 3 दिसंबर की क्लास में। बाय।